ये वीडियो लेक्चर 3 का ही पार्ट है। कल किसी रीजन से वीडियो यहीं तक रोकना पड़ा था, जो हम अमरावती स्तूप पढ़ रहे थे। अमरावती स्तूप में धान्यकटक में स्थित सबसे प्रसिद्ध स्मारक है, महाचैत्य भी कहा जाता है। निर्माण काल सातवाहन काल है। ठीक है, यह स्तूप सांची और भरूच जैसे प्रारंभिक स्तूपों से भी अधिक विकसित कला शैली का उदाहरण है। अमरावती सांची और भरूच से भी ज़्यादा विकसित है। विशेषता इसकी फीचर्स क्या है? सुंदर संगमरमर जैसी श्वेत शिलाओं से निर्मित बौद्ध जातक कथाओं की मूर्ति कला उत्कीर्ण है। महायान प्रतीकों जैसे बोधिसत्व, बुद्ध की मूर्तियाँ और लोटस थ्रोन के चित्र है। यहाँ की कला शैली को अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। विदेशी संदर्भ में चीनी यात्री ह्यूएनसांग जो है वो अपनी यात्रा वर्णन में अमरावती का उल्लेख करते हैं। महान बौद्ध अध्ययन का केंद्र था, उन्होंने लिखे हुए कौन? तो ह्यूएनसांग। तो हमारा क्वेश्चन था धान्यकटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो आंध्र प्रदेश में। तो अभी तो हम समझ रहे थे धान्यकटक के बारे में और इससे रिलेटेड जो है अमरावती स्तूप उसके बारे में। अब हम महासांघिक के बारे में समझ। महासांघिक संप्रदाय, इसकी बैकग्राउंड देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के विभाजन के समय यानी महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु, महापरिनिर्वाण को कहा जाता है, जो लगभग 100 वर्ष के बाद चौथी सदी में ये इसका विभाजन हुआ था। अब संघ के मतभेद उत्पन्न हुए। कैसे? विभाजन दो मुख्य शाखाओं में हुआ। स्थविरवाद जो पुराने भिक्षु या पारंपरिक संप्रदाय थे, महासांघिक एक हुए जो महान संघ या उदारवादी विचारधारा वाला समूह था। अब इन दोनों में बौद्ध संगति में अंतर क्या था और कब विभाजन हुए? देखिए, यह विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में जो हुआ था वो लगभग 383 BCE में हुआ था, यानी AD में हुआ था, जिसे अब BC कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। अब ध्यान देने की बात है कि BC और AD, तो इसको BCE कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। अब AD को BCE कहा जाने लगा और इसे CE कॉमन एरा। तो BC, BCE, AD, CE। विभाजन का कारण क्या था? तो संघ की अनुशासन व्यवस्था। महासांघिक उदारवादी थे तो नियमों में लचीलापन चाहते थे, जबकि स्थविरवाद पुराने रूढ़िवादी थे तो वो कठोर अनुशासन के पक्षधर थे, जैसा बुद्ध डिसाइड किए थे। बुद्ध का स्वरूप, ये बुद्ध को दिव्य अतिनिंद्रिय मानते थे और ये बुद्ध को मानव के रूप में सिद्ध करते थे, यानी ये मानते थे कि दिव्य है। यही आगे चल करके यहीं से महायान उत्पन्न होता है, जो बौद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ये मानव के रूप में सिद्ध मानते थे, सिद्ध यानी ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। धार्मिक दृष्टिकोण उदार था इनका, व्यापक विचारधारा था, रूढ़िवादी था। जो बुद्ध विचारधारा स्थापित किए थे वही था इनका। ग्रंथ पर दृष्टिकोण, नई विचार, नई व्याख्याएं स्वीकार की इन्होंने और ये केवल परंपरागत ग्रंथों पर आधारित रहे। इसीलिए महासांघिकों को महायान बौद्ध धर्म की आधारशिला रखने वाला माना जाता है। अब जैसे देखते हैं आगे, महासांघिकों की मुख्य शिक्षाएं क्या थी? तो बुद्ध का स्वरूप, बुद्ध सर्वव्यापी है, दिव्य है और अनंत ज्ञान वाले हैं। बोधिसत्व का आदर्श यहीं से उत्पन्न होता है। मनुष्यों को केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं बल्कि सभी जीवों के कल्याण हेतु बोधिसत्व बनना चाहिए। यानी बोधिसत्व का मतलब है कि एक व्यक्ति को केवल अपने निर्वाण प्राप्त करने से पहले उनके पास क्षमता है तो वो किसी अन्य लोगों को, अपने अनुयायियों को निर्वाण प्राप्त कराए। ये है, जैसे अब आप एक क्षमतावान पुरुष है या क्षमतावान व्यक्ति है, तो आप खुद निर्वाण प्राप्त करने से पहले यदि आप में वो क्षमता है तो आप किसी और को निर्वाण प्राप्त कराए, आपने अपने अनुयायियों को। वही बोधिसत्व होता है। धर्म और करुणा, करुणा को धर्म का सर्वोच्च गुण मानते थे। स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? तो महिलाओं की मुक्ति और बोधिसत्व मार्ग को स्वीकार किया इन्होंने। ग्रंथ क्या है? तो विनय पिटक का अलग संस्करण, विनय पिटक का अलग संस्करण है, विनय पिटक नहीं है, जिसमें स्थविरवाद से अधिक नियम हटाए गए थे। इसकी ग्रंथ और साहित्य क्या है? महासांघिक विनय पिटक, जिसमें नियमों का संकलन, स्थविरवाद से कम नियम है। महावस्तु, बोधिसत्व की कथा और बुद्ध के जीवन का अलौकिक वर्णन, अलौकिक क्योंकि मूर्ति पूजा का प्रारंभ यहीं से होता है, ध्यान रखें। महासांघिक यानी महायान। उसके बाद लोकोत्तरवादी ग्रंथ बुद्ध को सर्वव्यापी शक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। कौन? लोकोत्तरवादी ग्रंथ। अब आगे देखते हैं महासांघिक और महायान। विचारधारा क्या है? बुद्ध की दिव्यता, बोधिसत्व का आदर्श, यह दोनों महायान की नींव बने। यहीं से महासांघिक से ही महायान उत्पन्न हुआ। दर्शन, करुणा और सार्वभौमिक उद्धार, सर्वजन हिताय महायान करता है, यानी सभी का हित हो। एक संस्कृत की श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वही वाली। प्रभाव दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तर भारत व एशिया तक महायान का उद्भव इन्हीं से हुआ है। ठीक, अब हम थोड़ी देखते हैं महायान के। महायान को बृहतयान, एकयान, अग्रयान
बोधिसत्वयान भी कहा जाता है। मौर्योत्तर काल में महायान धर्म का उदय कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति में हुआ महायान धर्म का, जबकि महासांघी का विभाजन कब? द्वितीय बौद्ध संगति में महासांघी का विभाजन हुआ था। इस संगति में यानी चौथी संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में बंट गया। ठीक है, चौथी संगति में जो कनिष्क के समय हुई थी, ठीक है, कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। इस संप्रदाय के उदय के मुख्य कारणों में बौद्ध संघ की में बुद्ध की शिक्षाओं पर मतभेद एवं मौर्योत्तर काल में ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग की अपेक्षा भक्ति का अधिक लोकप्रिय होना, यानी महायान भक्ति को अधिक मानते थे। महायान मत में बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानकर उनकी मूर्तियों की उपासना प्रारंभ हुई, अतः यह भक्ति प्रधान मत था। महायान संप्रदाय की मुख्य विशेषता यह है कि बोधिसत्वों की धारणा का भी विकसित होना है, जिसमें मानव कल्याण के लिए कई बार जन्म लिया। बुद्ध का यह रूप मैत्रेय बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी बोधिसत्व का अन्य नाम मैत्रेय बुद्ध है। बोधिसत्व को ही मैत्रेय बुद्ध कहा जाता है। बोधिसत्व का मतलब समझ गए कि जो क्षमता होने पर अपने निर्माण प्राप्त करने से पहले अन्य अपने अनुयायियों को निर्वाण प्राप्त करवाने की दिशा में कार्य करना ही बोधिसत्व कहलाता है। इस संप्रदाय के अंतर्गत गृहस्थ जीवन को अपनाकर कोई भी व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता था। यह व्यवस्था हिंद संप्रदाय में नहीं थी। आज विश्व के अधिकांश भागों में महायान मत को मानने वाले बौद्धों की संख्या अधिक है, यानी हिंद संप्रदाय कठोर और पारंपरिक नियम को मानते थे। आज अधिकांश महायान मत को मानते हैं, जैसे चीन, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। हम महासांघी के बारे में पूरे डिटेल से जान गए बौद्ध धर्म में। अब आप अपने बुक में बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे टर्मिनोलॉजी पढ़ लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, यानी इस ऑप्शन का मतलब है कि स्तूप की जो संकल्पना सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही हुआ। बौद्ध धर्म से पहले स्तूप की संकल्पना नहीं थी। दूसरा, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। अवशेषों का निक्षेपागार का क्या मतलब है, अब देखते हैं। अवशेष किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति, विशेषकर बुद्ध या संतों के शरीर के टुकड़े, हड्डियाँ या उनके व्यक्तित्व, वस्त्र आदि, यानी उनके मृत्यु उपरांत उनके अवशेष को वहाँ रख करके और उसके ऊपर एक मंदिर टाइप का, जिसे स्तूप कहा जाता है, वो बनाया जाता है। निक्षेपागार का मतलब संग्रह करने या रखने की जगह जहाँ चीज़ें सुरक्षित रखी जाती है। तो स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्तूप बनाया ही इसलिए जाता है क्योंकि जब बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गए, मृत्यु हो गई, तो उनके अवशेषों को रख करके उनके ऊपर स्तूप का निर्माण किया जाता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। स्मारक संरचना होती थी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्मारक संरचना तो होती है। अब देखते हैं कैसे। स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, यानी हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध की संकल्पना है, जबकि ये गलत है, नहीं है। ऋग्वेद में मिलती है सबसे पहले। स्तूप का निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। ठीक, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूप बनवाया गया। ठीक है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक की संरचना होती, क्योंकि ये क्या है, एक स्मारक संरचना तो है ही। अब एग्जाम्पल के तौर पे सांची का महान स्तूप देख लेते हैं। सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश में बौद्ध स्तूप है। निर्माण मौर्य कला में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था मौर्य काल में। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है और भारत का प्राचीन वास्तुकला का उदाहरण है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, जो 1989 में शामिल किया गया था, 1989 में। अब देखते हैं इसका इमेज देखते हैं। ये रहा तोरण, ये है प्रदक्षिणा पथ, ये वाला, ये अंड है, ये हर्मिका है, ये हमारा यस्ती है और ये छत्र है। अब ये अगर मेंस के डायग्राम बनाना हो, मेंस आंसर राइटिंग में करना हो, तो ये 3D मैप इस तरीके से 3D टाइप की मैप है, जो यूजफुल रहेगा कि कैसे कैसे एक स्तूप की मैप हम बना सकते हैं। ठीक है, फॉर मेंस आंसर राइटिंग ये यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पुहार और मुचीरी किस रूप में फेमस है, प्रसिद्ध है? राजधानी नगर, पतन, लौह और इस्पात निर्माण के केंद्र, जैन तीर्थंकरों के चैत्य। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री से फैक्चुअल क्वेश्चन है और इतना याद रख पाना एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत मुश्किल भी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पतन। अब इसकी हम देख लेते हैं डिटेल इसके बारे में।
पोर्ट यानी बंदरगाह, पतन का मतलब है, तो कोरकई, पुम्पुहार और मुचीरी ये बंदरगाह के लिए फेमस थे। संगमकालीन प्रमुख बंदरगाह पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाह अधिक थे। चेर राज्य के प्रमुख बंदरगाह सभी पश्चिम में थे, नौरा, तोंडी, मुचीरी जो ऊपर दिया हुआ है, कोडुमनम, बंदर, वांजी, करोड़ा। पांड्य राज्य के बंदरगाह सालियर एवं कोलची पूर्वी तट पर तथा नेल्सिंडा पश्चिमी तट पर स्थित था। चोल राज्य के बंदरगाह सभी पूर्वी तट पर, पुहार जो ऊपर दिया हुआ है, उरैयूर और पोडुका जिसे अरिकमेडु भी कहते हैं। तो हमारा कोरकई, पुम्पुहार और मुचीरी ये भी बंदरगाह थे। तो ये रहा मुचीरी, कोरकई हो गया और एक है पुम्पुहार, इसे पुहार भी कहा जा सकता है। संगम नहीं, ये है संगम युग का महत्वपूर्ण बंदरगाह पुहार जिसे पुम्पुहार कहा जाता है। अरिकामेडु यह स्थल जीजी या अईर नक्यूप नदी तट पर था, यानी आयरन कुपय नदी तट पर था। नीलकंठ शास्त्री ने इसे रोमन बस्ती कहा है। नीलकंठ शास्त्री ने किसे रोमन बस्ती कहा है? तो आयरन कुपय नदी को, जो अरिकामेडु स्थल वहाँ स्थित था। यहाँ से रोमन बस्ती, एम्फोरा, जार, मन के कारखाने, रोमन द्वीप के टकडेमन सम्राट ऑगस्टस व टिबेरियन की मुहरें एवं सबसे बड़ा माल गोदाम मिलता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिए यहाँ से कि शास्त्री ने इसे, नीलकंठ शास्त्री ने इसे रोमन बस्ती कहा है। किसे? तो अरिकामेडु यह जो है अयरनकूप नदी पर बसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वटकिरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? वटकिरुतल का मीनिंग पूछ रहा है। यानी राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना, और युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना, ये सही है। यानी वटकिरुतल का मतलब है युद्ध में पराजित राजा का, कोई राजा युद्ध में हार गया तो वो आमरण अनशन करके आत्महत्या करता था, यानी अनुष्ठानिक मृत्यु वरण कहते हैं, जिसे वो भी एक आत्महत्या ही हुआ पर वो आमरण अनशन करके एक पवित्र टाइप का, जिससे अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना होगा। अब देखते हैं हम ये क्या है। वटकिरुतल का मतलब क्या है? देखिए, वट का मतलब वट वृक्ष, पीपल का पेड़, और किरुतल का मतलब मृत्यु या स्वयं हत्या करने की प्रथा। तो पीपल के नीचे बैठ करके आप यदि किसी युद्ध में हार गए तो प्रायः आप अनुष्ठानिक तरीके से अपने प्राण त्याग देते थे। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना, ये पदीम गलीर यानी महिला अंगरक्षक जो राजा की रक्षा करती थी, इसे पदीम गलीर कहते हैं। संगमकालीन शब्दावली में अरसर शासक वर्ग कहलाता था, अंडनार ब्राह्मण, वेनिगर वणिक, वेलाल धनी किसान, मारिया युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले वीर, वीरकाल युद्ध में मरे सैनिकों की स्मृति में पाषाण मूर्ति, एनाडी मतलब सेना का सेनापति, कड़ैसियर यानी निर्धन मजदूर, औनम यानी बाजार, करई यानी भूमिकर, अयाबोल यानी घुमक्कर व्यापारी। ये प्राचीन भारत के शब्द थोड़े कठिन होते हैं, सो बोलने में थोड़ी अस्पष्टता हो जाती है कभी कभी। अब निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल, गहरवाल, काकतीय, यादव। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किया था? यानी अर्ली 8 में, यानी 8वीं शताब्दी का मतलब 700 से लेकर 800 तक। अब कह रहा है आद्य 8वीं शताब्दी यानी 700 से लेकर 750 तक में स्थापित किया था। तो कोई भी नहीं होगा, ना होयसल, ना गहरवाल, ना काकतीय, ना यादव। अब देखते हैं, क्योंकि ये सब 10वीं शताब्दी के आसपास या उसके बाद का है। अब देखते हैं होयसल वंश के बारे में। स्थान और समय इसका क्या है? तो कर्नाटक, मुख्यतः दक्षिण कर्नाटक, 10वीं से 14वीं सदी, जो कि उसमें 8वीं सदी दिया हुआ है। राजधानी पहले द्वारा सुंदरपुर, बाद में हलबेड़ और धारवाड़ बनाया गया था। राजनीतिक इतिहास क्या है इसका? तो सैन्य शक्ति पर आधारित साम्राज्य था। चोल और चिरास का प्रभाव होयसल में था। होयसल के प्रमुख शासकों में हरेश्वर, बिलाला और वीरेश्वर प्रमुख शासक थे। सांस्कृतिक योगदान इनका क्या रहा है? तो मंदिर वास्तुकला, होयसल मंदिर शैली एक अपने आप में प्रसिद्ध है। चित्रमल्ली, हालबेर, ये होयसल मंदिर शैली है। भाषा प्रचलित कन्नड़ और संस्कृत था। विशेषता क्या है? तो तंग काष्ठ या पत्थर की जटिल नक्काशी, शिल्प और मूर्तिकला का उन्नत स्तर। और धार्मिक दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म, विशेषतः विष्णु का उपासक। जैन धर्म का भी संरक्षण किए थे होयसल। गहरवाल वंश
स्थान और समय क्या है? उत्तर प्रदेश, कन्नौज, प्रयागराज में। कुछ हिस्से बिहार के थे। 11वीं से 12वीं शताब्दी, ये भी 8वीं शताब्दी का नहीं है। राजनीतिक इतिहास में प्रतिहार और पाल वंश के बाद उत्तर भारत में स्थापित हुए। प्रमुख शासक जयचंद, मोहम्मद गजनी और मुस्लिम आक्रमणों का सामना किया जयचंद ने। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान क्या है? हिंदू धर्म का संरक्षण किया, मंदिर निर्माण, संस्कृत और हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन। उत्तर भारत में अंतिम हिंदू राजवंशों में से एक था, ये इसकी विशेषता है। उत्तर भारत में अंतिम हिंदू राजवंशों में से कौन? तो ये रहा हमारा गढ़वाल वंश का। अब जयचंद का नाम तुर्क आक्रमणों और कन्नौज पर प्रभाव के लिए प्रसिद्ध। काकतीय वंश, स्थान और समय इसका क्या है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 12वीं से 14वीं सदी, राजधानी वारंगल। राजनीतिक इतिहास का इसका क्या है? तो प्रमुख शासक में पृथ्वीराज, रुद्रदेव, कल्याणदेव। मुस्लिम आक्रमण से 1323 में पतन हो गया इसका। सांस्कृतिक योगदान, तो किले और महलों का निर्माण, वारंगल किला। सिंचन प्रणाली यानी सिंचाई प्रणाली, कोट्टापल्ली बांध और जल प्रबंधन। मंदिर निर्माण में राम और शिव मंदिर। भाषा और साहित्य में तेलुगु साहित्य का संरक्षण, संस्कृत भी प्रचलित। इसकी फीचर्स क्या है? तो व्यापार और कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिए। स्थापत्य और जल प्रबंधन प्रणाली में अग्रणी काकतीय वंश थे। यादव वंश, स्थान और समय का महाराष्ट्र, देवगढ़, वर्धा, पुणे में, जो पश्चिमी भारत में है। 12वीं से 14वीं सदी, ये भी 8वीं सदी के नहीं है, 7वीं से 8वीं सदी के बीच के नहीं है। राजधानी देवगढ़ था। राजनीतिक इतिहास में प्रमुख शासक कौन है? तो सिंहदेव, रामचंद्र। मुस्लिम आक्रमण से 14वीं सदी में इनका भी पतन हो गया। सांस्कृतिक योगदान, देवगढ़ किले का निर्माण और सुरक्षा। भाषा और साहित्य में मराठी और संस्कृत का संरक्षण। काव्य और भक्ति साहित्य को बढ़ावा। तो आज हमारा 45 क्वेश्चन, 31 से 45 यानी 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी आगे और भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, इसे कल देखेंगे। आप सभी तक यहाँ देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।